नमस्कार प्यारे साथियों। जैसे कि आप लोगों को पता था, हमने बताया था कि इसके बाद हम लोग निबंध पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण निबंध, जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 महत्वपूर्ण निबंध देखेंगे, जो हर साल किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला हमारा कौन-सा है? पहला है हमारा पर्यावरण संरक्षण के महत्व। इस पे निबंध ज़रूर आते हैं, किसी न किसी सेट में ज़रूर आते हैं। तो कैसे लिखना है? पहले प्रस्ताव लिखना है, उसके बाद में थोड़ा-सा पर्यावरण के बारे में लिखना है। तो पर्यावरण के बारे में क्या लिखना है? पर्यावरण जीवन का आधार है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और मानव गतिविधियों के कारण यह तेज़ी से नष्ट हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, जंगलों की कटाई और रासायनिक का उपयोग पर्यावरण के लिए खतरा बन चुका है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। संरक्षण का मतलब बचाव। यदि हम अभी कदम नहीं उठाएँगे तो भविष्य संकट में पड़ जाएगी। इसको हम ऐसे आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लाए हैं जो कि बहुत सरल भाषा में है, तो समझ में जल्दी से आए, रटना ना पड़े, इसीलिए बहुत ही सरल भाषाओं में हम बताएँगे। तो दूसरा हेडिंग होगा हमारा पर्यावरण और मानव जीवन। मानव जीवन और पर्यावरण से क्या संबंध है, कैसा हमारा संबंध होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। मानव जीवन का हर पहलू पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। हम जिस हवा में साँस लेते हैं, जिस पानी को पीते हैं और जिस भोजन को खाते हैं, सब पर्यावरण का से प्राप्त होता है। जब पर्यावरण दूषित होता है तो इसका सीधा असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वास्थ्य मनुष्य के लिए स्वास्थ्य पर्यावरण आवश्यक है। ठीक है? ये बहुत ही सरल भाषाओं में हमने लिखा है। तो आइए दूसरा हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग पर्यावरण संरक्षण का महत्व, मतलब हमको पर्यावरण बचाना क्यों है? क्यों हमको बचाना चाहिए? तो बात करते हैं इस पे। पर्यावरण संरक्षण न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद ज़रूरी है। संसाधनों की सीमितता को देखते हुए उनका सही उपयोग और संरक्षण ही उचित संसाधन है। संरक्षण से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, जिससे पृथ्वी रहने योग्य बनी रहती है। यह जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाता है। ये हो गया पर्यावरण संरक्षण का महत्व, मतलब पर्यावरण क्यों, उसका संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है। आइए तो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगा स्वस्थ पर्यावरण सुरक्षित भविष्य, यानी कि जो हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हमारा भविष्य जो है कि सुरक्षित रहेगा। तो देखते हैं, यदि पर्यावरण स्वच्छ है और संतुलित रहेगा तो भविष्य सुरक्षित और समृद्धि रहेगा। प्रदूषण कम होने से बीमारियाँ घटेंगी और प्राकृतिक संसाधन लंबे समय तक रहेंगे। प्राकृतिक संसाधन मतलब जैसे कि जंगल हो गया, हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, आज के दौर में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। ये सब पर्यावरण पर्यावरण से ही संबंधित है, क्योंकि जब तक हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित या उसका संरक्षण नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को ऐसे ही संकटों का सामना करना पड़ेगा। तो प्राकृतिक संसाधन लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे, मतलब अगर हम उसको अच्छे से बचा के रखेंगे तो अच्छे से बहुत ही लंबे समय तक, और हमारे बच्चों और युवाओं को भी एक बेहतर जीवन मिलेगा। देखिए, अगर हमारा पर्यावरण संरक्षण है, हमको शुद्ध हवा मिल रही है, तो हमको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए आज किए गए पर्यावरण प्रयास कल का सुरक्षित भविष्य बनेगा। मतलब अगर हम आज पर्यावरण के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं, कुछ उसके लिए कर रहे हैं, तो हमारे जीवन के लिए वो बहुत ही लाभकारी है। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा, मतलब जो प्राकृतिक है, जो मानव द्वारा नहीं बनाई गई है, वो प्राकृतिक जो भूधरातल पे है, उनका कैसी सुरक्षा हम लोग किया जाए, हम लोग क्या-क्या कदम उठाया जाए जिससे पर्यावरण दूषित ना हो। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जंगल, नदियाँ, पर्वत, वन्यजीव और जलवायु शामिल है। इन सभी का संतुलन रहना आवश्यक है। मतलब संतुलन रहना मतलब सुरक्षित रहना, इसमें गंदगी ना फैलाना। मानव गतिविधियों के कारण वन कम हो रहे हैं। मानव गतिविधियों मतलब सबसे बड़ा प्रभाव हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिससे रहने के लिए आवासीय जगह कम पड़ रही है, तो लोग जंगल काट के उसमें अपना आवासीय स्थान बना रहे हैं। नदियाँ दूषित हो रही हैं, मतलब नदियाँ दूषित हो रही हैं, जितने भी कूड़े कचरे निकलते हैं सब मानव द्वारा नदी में फेंक दिया जाता है। और जलवायु में बदलाव आ रहे हैं, मतलब जलवायु में मतलब जैसे पहले के समय में था कि बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा गर्मी, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती थी, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, क्योंकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित था। तो और हमको मीठा जल, पहले के ज़माने में लोग नदी और कुएँ से पानी पिया करते थे, उसका जल मीठा होता था। आजकल के जो लोग हैं ऐसी पर्यावरण को दूषित करके रख दिए हैं कि बिना फ़िल्टर के पानी नहीं पिया जा सकता। तो इसीलिए हम लोगों को खुद से अपने पर्यावरण का बचाव करना चाहिए। किसी भी नदी और नाले में या किसी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, नदियों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ये सब हमारी ज़िम्मेदारी है। इसके लिए हम स्वयं ज़िम्मेदार हैं। अगर हम अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं तो उसके लिए हम स्वयं ज़िम्मेदार हैं। तो चलिए देखते हैं, बदलाव आ रहे हैं, यानी कि जैसे पहले था तो पहले अच्छा जल और अच्छी हवा, शुद्ध हवा मिलती थी। अब की स्थिति में है कि जो नदियों के पानी हैं वो पीने लायक नहीं होते हैं। मतलब
जो व्यक्ति मृतक हो जाता है उनको उसी में फेंक देते हैं। और अन्य फैक्ट्रियों से निकलने वाली विषैली जो होती हैं गंदगी उसको भी नदियों में गिराया जाता है। तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। प्राकृतिक संसाधनों को बचाना हमारी प्रथम जिम्मेदारी होनी चाहिए। मतलब जो प्राकृतिक हैं, जो मानव द्वारा नहीं बनाए गए, जो ईश्वर द्वारा बना के हम लोगों के लिए भेजा गया है, उसको बचाना हमारी हम लोगों की प्रथम जिम्मेदारी है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पर जाते हैं। पर्यावरण संकट और समाधान। मतलब पर्यावरण संकट कैसे, मतलब किस प्रकार के संकट में है, इसका समाधान कैसे करें, तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। आज विश्व पर्यावरण संकट से जूझ रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षय आदि। ओजोन परत का क्षय मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाली धुएँ और विषैली गैसें के कारण हम लोगों का ओजोन परत नष्ट होता जा रहा है धीरे धीरे, जिससे कि हम लोगों के जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं, विषैली किरणें, हानिकारक किरणें, अगर ओजोन परत ना होता तो हम लोगों को ऊपर बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता। ओजोन परत की वजह से ही हम लोग आज सुरक्षित है। तो इसको बचाना हम लोगों की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। इन समस्याओं का समाधान पेड़ लगाना है। सबसे अगर कुछ ना कर सकें तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं। प्लास्टिक कम करना, मतलब प्लास्टिक चीज़ों का उपयोग ना करना, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ना करना, कम से कम उसका उपयोग करना। जल संरक्षण मतलब जल का बचाव करना। कचरे का प्रबंध और पर्यावरणीय नियमों का पालन करना, मतलब कचरे का प्रबंध ऐसे जगह पे किया जाए जिससे हमारे पर्यावरण पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। और पर्यावरण नियमों का पालन करना। पर्यावरण नियमों का पालन करने का मतलब कि जैसे पेड़ पौधे लगाए जाएँ, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाएँ, उसको काटा ना जाए। और सामूहिक प्रयास ही इन संकटों से हमें बाहर निकाल सकता है। देखो एक लोगों की ऐसा नहीं हो सकता कि एक लोग ही सारी जिम्मेदारी है, एक लोगों को अपना खुद करें और दूसरों को भी ये सलाह दें। हम लोगों का प्रथम नियम और प्रथम धर्म भी यही है कि अपने पर्यावरण को बहुत अच्छे से सुरक्षित और साफ सुथरा रखें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी या हम लोगों को किसी भी संकट का सामना ना करना पड़े। अगला हेडिंग देखते हैं, हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी। देखते हैं क्या होता है हमारा पर्यावरण तो हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि जो ईश्वर द्वारा दी गई है, हमारा पर्यावरण हमको मुफ्त में मिला है, तो उसका संरक्षण करना, मतलब उसका बचाव करना हमारी प्रथम जिम्मेदारी है। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार का काम नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ये बात है कि सरकार अगर चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। अगर हम नागरिक उस नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सरकार कुछ भी करती रहे, हम अगर उसी पे उतर आएंगे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए सरकार का काम नहीं है, यानी सरकार को इस पे कदम नहीं उठाना चाहिए। सरकार के बताए अनुसार सरकार हम लोगों को कह रही है पर्यावरण संरक्षण करो, मतलब हमारे पर्यावरण को पेड़ पौधे लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कूड़ा कचरा मत फैलाओ। इसीलिए ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, ये सबसे पहली जिम्मेदारी हम लोगों की होती है, मतलब नागरिकों की होती है। हम छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव कर सकते हैं। मतलब छोटी छोटी आदतों से, मतलब जैसे हम करेंगे अपने घर में कुछ, जैसे कूड़ा कचरा हुआ तो इधर उधर ना फेंक के उसको सुरक्षित जगह पे जहाँ कोई चीज़ दूषित ना हो वहाँ फेंकेंगे। और पेड़ पौधे लगाएंगे, हम पेड़ पौधे लगाएंगे, हमारे देखने के अनुसार दूसरा व्यक्ति भी ऐसा करेगा। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी आदतों से आप बड़ी बड़ी काम कर सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे पानी बचाना, बिजली बचाना, पौधे लगाना, साफ सफाई रखना और प्लास्टिक से दूरी बनाना। ये सब तो उतना पॉसिबल नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इन सब जो है पानी बचाना चाहिए, बिजली बचाना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए और अपने आसपास घर और विद्यालय जो भी है जहाँ भी रहते हैं ऑफिस, वो सब साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से ही दूसरे को प्रेरणा मिलती है। और प्लास्टिक चीज़ों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो पर्यावरण अपने आप सुरक्षित रहेगा। यदि हर लोग समझने लगें कि अपनी अपनी जिम्मेदारी की हमारी ही जिम्मेदारी है पर्यावरण को बचाने के लिए, हर व्यक्ति ऐसा सोचे कि हमारी ही जिम्मेदारी है, तो पर्यावरण में बहुत सारी बदलाव आ सकती हैं। इसका उपसंहार क्या है, उपसंहार मतलब इसका निचोड़ क्या है। निचोड़ सबसे पहले देखो ऐसे लिखना है, लेकिन निचोड़ से ही, क्योंकि जब कॉपी चेक किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा तो बस केवल हेडिंग देखता है। आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग अच्छी चीज़ जो हम हेडिंग बताए हैं वही सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है। ऐसे हेडिंग डालो जो थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव रहे, थोड़ा देखने में लगे कि हाँ इसके अंदर कुछ कंटेंट अच्छा ही लिखा है। इसीलिए पूरी कॉपी नहीं पढ़ी जाती है, आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताते हैं। तो केवल हेडिंग ऐसी डालो, उसके बाद में और उतना भी हम कठिन नहीं बता रहे हैं कि जिससे कि आप लोगों को याद रखने में दिक्कत हो। ये पर्यावरण के बारे में तो हम बिना पढ़े लिख सकते हैं। तो चलिए उपसंहार में क्या कर देखते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का नींव है, इसीलिए इसकी सुरक्षा और संरक्षण सबसे बड़ी आवश्यकता है। मतलब इसकी सुरक्षा और संरक्षा करने के लिए बहुत आवश्यकता है। बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी के संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। यदि हम आज से जागरूक होकर पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक
को बचाने में अपना योगदान दें। पेड़ लगाना, स्वच्छता रखना और संसाधनों का सही उपयोग करना और प्रदूषण कम करना जैसे छोटे छोटे कदम भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित भविष्य तभी संभव है जब हम सब मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प लें। तो देखिए, ये हमारा है संघात ऐसे है। और चलिए देखते हैं आगे कौन सा है। जनसंख्या वृद्धि पर निबंध देखेंगे हम लोग। जनसंख्या वृद्धि पर निबंध क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से हर बार पूछा जाता है। तो जनसंख्या के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो ऐसे डालेंगे प्रस्ताव और उसके बाद में लिखेंगे जनसंख्या किसी भी देश महत्वपूर्ण शक्ति होती है। मतलब जो जनसंख्या होती है वो किसी भी देश की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है, परंतु जब यह जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है तो यह विकास की गति में बाधा उत्पन्न करती है। तो यानी इसका तात्पर्य ये है कि जब ये तो ठीक है कि हर सभी देश में जनसंख्या होने से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, हर व्यक्ति का उसमें हाथ होता है, लेकिन जब अनियंत्रित मतलब उस पर बिना रुकाव के जनसंख्या बढ़ती ही जाए, अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ती जाए, तो वो जो हमारे देश की जो विकास होता है उसकी गति में बाधा उत्पन्न करने लगती है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में से एक है जो हमारा भारत देश है, वो सबसे अधिक पूरे विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या है उसमें से एक हिस्सा है। तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या आज भी गंभीर समस्या बन चुकी है। मतलब जो जनसंख्या है वो बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है हमारे देश की। तो जनसंख्या का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग। किसी देश के जन्म दर बढ़ने तथा मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या बढ़ोतरी होती है। मतलब यानी जो मृत्यु दर है वो कम हो और जो जन्म है वो लगातार बढ़ता रहे, तो इससे भी जनसंख्या बढ़ोतरी होती है। आधुनिक चिकित्सा, पोषण की उपलब्धता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। यानी आजकल आप लोग भी देखे होंगे, कोई भी व्यक्ति होता है तो ऐसे कोई भी बीमारी हो जाती है तो इतना जल्दी वो मृत्यु नहीं होती है उसकी, क्योंकि हमारे आधुनिक भारत में ऐसी ऐसी चिकित्सा और पोषण उपलब्ध हैं जो कि हर व्यक्ति का अच्छे से इलाज हो जाता है और वो अपना जीवन फिर से जीना प्रारंभ कर देता है। इसलिए मृत्यु दर कम होना और जन्म दर बढ़ना ये जनसंख्या की सबसे बड़ी वो है। तो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। चलिए देखते हैं इसका अगला हेडिंग क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब इसके कारण क्या क्या हैं हम लोग देखेंगे। तो पहला है अशिक्षा। अशिक्षित लोग परिवार नियोजन को समझते हैं, जबकि अशिक्षित बढ़ती जनसंख्या का मुख्य कारण है। यानी जो अशिक्षा है वो हमारे देश में अभी भी बहुत पीछे है, शिक्षा हमारे देश में अभी भी बहुत पीछे है, लगभग 50%। तो शिक्षित लोग तो परिवार नियोजन को समझते हैं, जबकि अशिक्षित लोग बढ़ती जनसंख्या के मुख्य कारण हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जिम्मेदारी ये बनता है कि सभी व्यक्ति शिक्षित हों, तभी हम लोग परिवार नियोजन के बारे में समझ सकते हैं और परिवार नियोजन को समझ सकते हैं और जनसंख्या वृद्धि में कमी ला सकते हैं। दूसरा है गरीबी। गरीब परिवार में अधिक बच्चे को सहारा मानते हैं। जो गरीब परिवार होते हैं वो अधिक बच्चे करने से सहारा, मतलब कि जो अधिक बच्चे होंगे तो पैसा ज़्यादा कमाएंगे और इसीलिए वो सहारा मानते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। को मानता है मतलब कि गलत मानता है जो है। कई लोग जो है जो बच्चों को ईश्वर की देन मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे जो होते हैं वो ईश्वर की देन तो होते ही हैं, लेकिन उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं हाथ होता है। तो चौथा नंबर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार मतलब यानी मृत्यु दर में कमी। जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है तो मृत्यु आजकल के लोग उतना जल्दी जो हमारे डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है या चिकित्सा सेवाएं जो दी जाती हैं बहुत अच्छी से दी जाती हैं, जिससे किसी भी परिवार को कोई भी कष्ट नहीं होता है, तो मृत्यु दर कम होती है। जागरूकता की कमी मतलब लोग इसके प्रति, जनसंख्या के प्रति जागरूक नहीं है। तो क्या करना होगा, परिवार नियोजन के प्रति जागरूक ना होना एक कारण है। ये भी एक कारण है कि जो परिवार नियोजन को नहीं समझते हैं, तो ये भी हमारा एक कारण है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम का मतलब अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका हानि क्या होगा हम लोग पे। तो जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ती है और खाद्यान्न में कमी मतलब खाने वाली चीज़ों में कमी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव। मतलब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो रोजगार कम होगा, शिक्षा में भी कमी होगी, स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं तो उसमें भी कमी होगी। ज़्यादा जनसंख्या में लोग रहेंगे तो उतना ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा देना भी पॉसिबल नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि। ज़्यादा जनसंख्या रहेंगी तो ज़्यादा ही पर्यावरण प्रदूषित होगा। आर्थिक विकास की गति धीमी होना, मतलब जो आर्थिक स्थिति है वो भी अब जैसे धीमी हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसके नियंत्रण और उपाय। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण और उपाय क्या है। तो उपाय है शिक्षा का प्रसार। यानी हम लोगों को अगर जनसंख्या वृद्धि को रोकना है तो सबसे पहले शिक्षा से परिवार नियोजन के प्रति जागरूक बढ़ती है। अगर जो लोग शिक्षित होते हैं वो परिवार नियोजन को समझते हैं तो इससे भी जनसंख्या वृद्धि में
कमी होती है। परिवार नियोजन कार्यक्रम मतलब परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है, छोटे परिवार को बढ़ावा देना, यानी जो जैसे एक पेरेंट्स हैं, उनके दो बच्चे हैं, तो उनको बढ़ावा देना, यानी तो उसके देखने के अनुसार लोग भी, जो आगे लोग हैं, जो अगले लोग हैं, वो भी कम बच्चे करेंगे और जिससे उनको सब सुविधाएं मिल सकेंगी। महिला को शिक्षित और सशक्त बनाना। सशक्त मतलब महिला जब शिक्षित होगी और सशक्त होगी तो परिवार नियोजन को समझेगी और जनसंख्या वृद्धि से क्या हानि होती है वो समझेगी, तो इससे भी हमारी जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। विवाह की उचित आयु मतलब विवाह जो होता है, पहले होता था कम समय में विवाह कर दिया जाता था, जिससे कि जनसंख्या में वृद्धि का कारण ये भी बनता है। समय से विवाह जनसंख्या नियंत्रण रहती है, मतलब अगर उनका विवाह समय से किया जाए तो उससे भी जनसंख्या नियंत्रण में रहती है। 5वां का है सरकारी योजनाओं का प्रसार, मतलब सरकारी योजनाएं हैं जो उनका प्रचार प्रसार करना, यानी जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने वाली योजनाएं, मतलब अगर जो सरकार द्वारा चलाई गई जनसंख्या के ऊपर, जैसे कि परिवार नियोजन और बहुत सारी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं कि तो उनका प्रचार प्रसार करना, यानी जनसंख्या नियंत्रण को दबाव देने वाली योजनाएं, मतलब जो नियम लगाए जाते हैं सरकार द्वारा कि अगर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो इस सब की जानकारी अगर सबको होगी तो उससे भी जनसंख्या में रुकावट हो सकती है। इसका पूरा निचोड़ मतलब उपसंहार क्या है? जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है, परंतु उचित शिक्षा, जागरूकता और सरकारी प्रयासों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। और प्रत्येक नागरिक एक छोटे परिवार और कदम बढ़ाकर देश को विकास में योगदान देना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति को चाहिए कि हम सरकार के द्वारा दिए गए जो जागरूकता है, जो प्रयास है सरकार का, उसका हम लोग प्रचार प्रसार करें, जिससे जनसंख्या वृद्धि में कमी हुई। और आते हैं तीसरा हमारा है जो स्वच्छता का महत्व, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वच्छता हमें क्यों रखनी चाहिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना, स्वच्छता का अर्थ क्या है? स्वच्छता का अर्थ है अपने शरीर, घर, विद्यालय तथा आसपास के पूरे वातावरण को साफ सुथरा रखना। स्वच्छता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में ही स्वच्छ शरीर और स्वच्छ मन का विकास होता है। स्वच्छता ही सेवा है और स्वच्छता ईश्वर के समान है। मतलब अगर स्वच्छ रखेंगे तो वो हमारी सेवा है और जिससे हमारे मन को विकसित होगा। इसे जैसे कहावतें स्वच्छता के महत्व को और भी स्पष्ट करती हैं। चलिए देखते हैं स्वच्छता की आवश्यकता क्यों होती है। स्वच्छता न केवल हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है, बल्कि यह समाज और देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गंदगी के कारण मच्छर, कीड़े मकोड़े तथा अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड आदि। यदि हम साफ सुथरा रहें तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। स्वच्छता हमारे जीवन में अनुशासन, सकारात्मकता और ऊर्जा भी लाती है। अगर स्वच्छ रहेंगे तो हमारी ऊर्जा है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब मनुष्य को सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। रोज़ स्नान करना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, दांत साफ करना चाहिए, समय समय पर बाल कटवाना चाहिए आदि स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता से व्यक्तित्व निखरता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। चलिए घर एवं विद्यालय की स्वच्छता इसके देखेंगे, जैसे घर में कैसी स्वच्छता रखनी चाहिए, विद्यालय में कैसे रखनी चाहिए। घर की सफाई से परिवार के सदस्य स्वच्छ रहेंगे और रोज़ झाड़ू पोछा करना, कचरे को ढक के रखना, शौचालय को साफ रखना आदि आदतों की ज़रूरत है। विद्यालय तो हमारा दूसरा घर होता है। विद्यालय की स्वच्छता से पढ़ाई का वातावरण बेहतर बनता है। साफ सुथरे विद्यालय में पढ़ाई करने से बच्चे में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। चलिए दूसरा हेडिंग देखते हैं, पर्यावरणीय स्वच्छता। पर्यावरण में तो स्वच्छता मतलब पर्यावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखेंगे, अभी हमने उसमें भी देखा। केवल व्यक्तिगत और घर की स्वच्छता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आसपास की गलियां, सड़कें, पार्क तथा सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखना आवश्यक है। प्लास्टिक का उपयोग कम करना, कचरा सड़क पर ना फेंकना, पौधरोपण करना आदि कार्य पर्यावरण की स्वच्छता में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दूसरा सरकारी प्रयास।
जो सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कि स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है कि सरकार क्या क्या अपनी कदम उठाती है। और चलिए देखते हैं। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं शुरू करके पूरे देश में स्वच्छता प्रगति जागरूकता बढ़ाई है। इस अभियान में लोग साफ सफाई के महत्व को समझाया और उनके गांवों तथा शहरों को साफ सुथरा बनाने में मदद की। ये सरकार द्वारा जो प्रयास किया गया है ये है। इसका उपसंहार क्या है? उपसंहार है, चलिए देखते हैं। स्वच्छता केवल एक ही आदत नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। स्वच्छता से ही स्वस्थ जीवन, सुंदर समाज और विकसित राष्ट्र निर्माण हो सकता है। इसीलिए हमें स्वच्छ रहना चाहिए और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि हम मिलकर स्वच्छता का पालन करें तो हमारा देश निश्चय ही स्वच्छ और स्वास्थ्य रहेगा। चलिए हम लोगों ने देखा ये जो निबंध है हमारे महत्वपूर्ण निबंध। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रस छंद अलंकार। उसके बाद MCQ कराए जाएंगे जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।